गॉस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके भीतर एक चार्ज क्यू रखा है और उस क्यू चार्ज की वजह से जो है वहाँ पे जो फ्लक्स निकल रहा होगा, ठीक है ना, जो फ्लक्स होगा वो उस टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो हम इसी को ही जो है मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में देखेंगे। थ्योरेटिकल फॉर्म में इसने गॉस थ्योरम के बारे में क्या बोला कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे जो है यहाँ से फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूँ मैथमेटिकल फॉर्म में, देखो फ्लक्स निकालने के हमारे पास क्या तरीके थे। अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूँ फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो होता था हमारा E इंटू डी ए, ठीक है ना, ये होता था। या फिर अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल चार्ज को जो है एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो ये हमें जो है फ्लक्स दे देता है, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब जरा सोचते हैं, मैंने क्या किया है, क्लोज सरफेस ले ली, इसे क्लोज्ड गॉसियन सरफेस भी बोल देंगे हम लोग। और ये जो है बेटा, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दिया है मैंने इसे, है ना, और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस होती है। तो ये सरफेस पर परपेंडिकुलर भी बना रही है और आउटवर्ड भी है, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इससे पहले जो एरिया एलिमेंट है, एरिया भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। एरिया वेक्टर अगर मैं निकालूं तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे क्लोज 3D सरफेस के लिए जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर भी होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों टाइप की डायरेक्शन जो है यहाँ पे उसमें होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगर मैं एरिया को मैंने मान लिया DA, तो इसकी डायरेक्शन जो है DA वेक्टर की वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या फिर उसके अलोंग हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन DA वेक्टर एंड E वेक्टर, इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल के बारे में बात करूँ इज 0, इन दोनों के बीच में 0 है, मतलब थीटा जो होगा ये हमारा क्या हो गया है, 0 डिग्री का हो गया है, ठीक है ना। ऐसे करके मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लूँगा। क्या इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है, ये एंगल थीटा 0 हो गया। इस सरफेस को मैं बोलता हूँ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। और हाँ, ये भी मान लेता हूँ कि ये रेडियस जो है R है, या फिर आप ऐसे भी कोई कहीं से भी रेडियस को R ले लें, वो यहाँ से भी R ही होगी, यहाँ से भी R होगा, यहाँ से भी R होगा, कहीं से भी आप लेंगे, हर तरफ से जो है इसका R होगा बिकॉज इट इज़ सेंटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया निकल के, लेकिन मुझे गॉसियन सरफेस पे निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लक्स, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आप लिख सकते हैं, थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स जो होगा, तो मान लेता हूँ मैं कि वो छोटा सा फ्लक्स है d phi e, ठीक है ना, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट लिया है। तो वो हमने पढ़ा है कि फ्लक्स को निकालने का तरीका तो E इंटू DA है, E डॉट DA, और भाई क्लोज सरफेस है इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया हमने। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन एक नॉर्मल होता है और एक ऐसा बीच में सर्कल सा बना देते हैं। इस सर्कल से का मतलब है कि ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो ये d phi e हमारा निकल के आएगा यहाँ से। ओके, अब इसी को मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और बेटा डी ए को जो है हम लोग ऐसा लिख देंगे यहाँ पे या फिर एक काम करते हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है, अब ई की वैल्यू लिख दिया तो लिख दिया है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए लगाया। अब यहाँ पे मैं इसको ये कर सकता हूँ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। रीज़न क्या है भाई इसका? रीज़न हम ये लिख देते हैं कि कोई दो वेक्टर है, उनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, ए डॉट बी करता हूँ, तो वो मुझे मिलता है ए बी कॉस थीटा। इसलिए मैं इसकी जगह पे ई डॉट डी ए की जगह पे ई डी ए कॉस थीटा रख दूंगा। अब मुझे पता है कि एंगल थीटा जो है वो कितना है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डी फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा था ना, तो थीटा की जगह बेटा मैं रख रहा हूँ 0 डिग्री। तो ये कॉस 0 हो जाएगा 1, तो फाई ई कितना बनेगा, ई इंटू डी ए के बराबर आएगा। ई की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन, या फिर मैं ये लिख देता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। के तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ठीक है ना। अच्छा, Q अपॉन आर स्क्वायर भी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज जो दिया जाएगा वो तो फिक्स ही होगा, और रेडियस आप यहाँ से लो, यहाँ से लो, यहाँ से लो या यहाँ से लो, हर तरफ से रेडियस भी क्या होगी इसकी, फिक्स होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी रेडियस भी कांस्टेंट ही होगी। एरिया जो है ये हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है ना। अब ये वेरिएबल है इसलिए मैंने इसको अंदर रहने दिया है। के का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू में, ये जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टोटल क्लोज्ड सरफेस था उसका टोटल एरिया कितना होगा, ठीक है ना। तो इनटू में मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस। तो हमको पता है कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू टोटल स्फेयर का एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस भी है 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, और हमें जो है यहाँ पे ये, अच्छा हाँ, इस पर भी तो क्लोज इंटीग्रेशन लगा रहे थे, तो इंटीग्रेशन से जो है ये बन गया था हमारा फाई ई चल रहा है ये मामला, ठीक है ना बच्चा, ऐसा। तो हमें मिला फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो मुझे जो है यहाँ पे दिखाना था, ठीक है ना। मतलब जितना चार्ज मैंने इसके भीतर रखा था उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, तो ये मुझे जो है मिल गया। यही गॉस थ्योरम बोल रही थी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक खास बात देखो कि जो फ्लक्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर अंदर का चार्ज 0 हो जाता है, इस स्फीयर के भीतर का चार्ज 0 हो जाए, तो उस टाइम पे फ्लक्स कितना होगा, तो भाई Q की जगह पे मैं 0 रखूंगा, Q की जगह 0 रखूंगा तो फाई इज इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है कि नहीं। तो अगर टोटल एंक्लोज्ड चार्ज जो है वो 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है ना। तो एक कंडीशन यहाँ पे ये बन गई कि इफ नेट एंक्लोज्ड चार्ज इज 0 देन फ्लक्स जो है या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा केस क्या होगा भाई, कि अगर मैंने चार्ज इस स्फीयर के बाहर रख दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ चार्ज लाइज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस जो है इसके बाहर की साइड में कहीं लाई कर रहा है गॉसियन सरफेस, देन फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी तब भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक केस और है बेटा इसमें
कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ हो, ठीक है ना, तब फ्लक्स कितना होता है, या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हो, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस दे रखी हो, तब फ्लक्स क्या होगा। तो देखो, तब फ्लक्स को निकालने के हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का एक फॉर्मूला है Q बाई एप्सिलॉन, जब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस रखा हुआ है, क्योंकि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एप्सिलॉन जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और एक फार्मूला था जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ तब फ्लक्स का फार्मूला क्या बनेगा, तो ये था हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो K लगा देंगे यहाँ पे। तो ये भी हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होंगे अलग अलग कंडीशंस में, और ऐसे करके हम लोग जो है गॉस थ्योरम पढ़ लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।